हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी के इस 9th एडिशन का इन्वायरमेंट की जो सीरीज़ है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए चलिए आपको पहले टॉपिक के बारे में पढ़ाती हूँ जो कि है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या होता है ये दोस्तों? कार्बन कैप्चर और उसका स्टोरेज को हम बोलते हैं CCS या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो हमें बताता है भाई ये डिस्क्राइब करता है टेक्नोलॉजीज़ को, जिन टेक्नोलॉजीज़ को डिज़ाइन करा गया है टैकल करने के लिए इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कैप्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड को पावर स्टेशंस में, इंडस्ट्रियल साइट्स में या इवन डायरेक्टली एयर से भी कैप्चर किया जाता है और इसे परमानेंटली इन सबको कैप्चर करके परमानेंटली अंडरग्राउंड स्टोर कर दिया जाता है। आसान शब्दों में हिंदी भाषा में एक बार में बता दूं तो मतलब क्या हुआ कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो अलग अलग जगह से निकलती है, जैसे पावर स्टेशन से, इंडस्ट्रियल साइट से, इवन हवा से भी इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और कैप्चर करने के बाद इसको अंडरग्राउंड परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं प्यारे साथियों कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए ये दिखाता है हमको एक लॉन्ग टर्म का स्टोरेज जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का या दूसरे जो भी कार्बन के फॉर्म्स हैं उनका करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि जो रिस्क है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसको हम किसी तरह से रोक लगा सकें। ये इस तरीके से सामने रखा गया था ताकि जो एटमॉस्फेरिक और जो मेरीन एक्यूमुलेशन ग्रीन हाउस गैसेस का इतना बढ़ता जा रहा है, इकट्ठा हो रही हैं, उसे किसी तरह से कम कर सकें। और फॉसिल फ्यूल वगैरह के जलाने से ये सब निकलते ही हैं, तो भाई इन सब को किसी तरह से ये प्रॉब्लम स्लो डाउन करी जा सके, इसलिए इसको लाया गया था। अब आती है बात सिंक्स की। ये क्या होता है? देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये किया जाता है बाय पंपिंग कार्बन इनटू कार्बन सिंक्स। अब कार्बन सिंक्स क्या होते हैं? कार्बन सिंक्स एक ऐसा एरिया जो कार्बन को एब्जॉर्व कर ले। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जब हम करेंगे, भाई कहीं पे अगर हम स्टोर कर रहे हैं कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या किसी फॉर्म ऑफ कार्बन को, तो कैसे कर रहे हैं? वो कोई ऐसा एरिया होना चाहिए ना जो कार्बन को एब्जॉर्व कर ले। हाँ, तो इसी को ही हम कहते हैं कार्बन सिंक्स। अब आप कहेंगे क्या मैम सिर्फ ये इंसान ही बना सकता है कार्बन सिंक्स? तो नहीं, कुदरत ने क्या नहीं करा है। एक होते हैं नेचुरल सिंक्स और एक आर्टिफिशियल सिंक्स जो हमने बनाए हैं। नेचुरल सिंक्स में मैं आपको कई सारे लास्ट चैप्टर से बताती आ रही हूँ कि ओशंस, हमारे जो पेड़ हैं, फॉरेस्ट, सॉइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कार्बन को अपने में स्टोर कर लेते हैं, तो कार्बन सिंक्स का काम करते हैं। वही जगह आर्टिफिशियल सिंक्स की बात करें तो उसमें डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स, अनमाइनेबल माइंस वगैरह जो होती हैं वो भी कार्बन सिंक्स का काम करती हैं। अब देखिए कार्बन का जो कैप्चर होता है वो एक्चुअली इन यूज़ है सालों से। ऑयल और गैस की इंडस्ट्री तो कार्बन को कैप्चर करी आ रही है दसियों सालों से ताकि अपनी ऑयल और गैस रिकवरी को बढ़ा सके। लेकिन रिसेंटली हमें ये बात सोचने पे मजबूर हो गया है कि हम क्यों ना कार्बन कैप्चर को करें इन्वायरमेंटल रीजंस के लिए, ना कि अपने फ़ायदे के लिए भी। अपने फ़ायदे के लिए तो हम सालों से कर रहे हैं। तो अब 3 मेन स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से कार्बन का कैप्चर और स्टोरेज होता है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि ट्रैप करना और सेपरेट करना। पकड़ लिया और ट्रैप करा कार्बन डाइऑक्साइड से अदर गैसेस को, ठीक है। ट्रैप एंड सेपरेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अदर, मतलब बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, कई सारी गैसेस हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के अलग कर देना। तो पहले हमने सब ट्रैप करा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करा दूसरी गैसेस से। दूसरा रीज़न क्या हुआ कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने अलग किया है उसे एक हमने स्टोरेज की लोकेशन में जाके क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है ना। वहाँ तक कैप्चर करके उसे पहुँचाया, कहाँ पे पहुँचाया? स्टोरेज लोकेशन पे पहुँचाया, समझे। कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने स्टोरेज की लोकेशन पे पहुंचाया। और तीसरी बात कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करा बहुत दूर एटमॉस्फेयर से,
मतलब समझ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में नहीं, एटमॉस्फेयर के आसपास भी नहीं, अंडरग्राउंड या बहुत डीप ओशन में इसको जो है वो स्टोर करा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो 3 तरीके समझ गए क्या होते हैं क्या नहीं होते। अब कहानी आगे बढ़ती है और बात आती है कि कितने तरीके के, अब ये जो आपको मैंने समझाया था वो आप यहाँ पे वो फोटो देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली वगैरह स्टोर होती है। अब टाइप्स क्या, ये 3 स्टेप देख लिए, ये 3 स्टेप है, ट्रैपिंग एंड सेपरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अदर गैसेस, ट्रांसपोर्टिंग दिस कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू अ स्टोरेज लोकेशन, और स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फार अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब टाइप्स ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन आपको समझाती हूँ, कई तरह के होते हैं, उनको पहले हम थोड़ा डिटेल से आइए और चीज़ों को समझते हैं। देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चल रही हैं इस कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग के लिए, एटमॉस्फेयर से कैसे किया जा सकता है इसको। यहाँ पे हम 3 मेन कैटेगरी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा ओशन सिक्वेस्ट्रेशन, जैसा नाम कहता है वही काम है कि कार्बन को यहाँ पे स्टोर किया जाता है ओशंस के अंदर, कैसे, डायरेक्टली इंजेक्ट भी करके या फिर फर्टिलाइजेशन के माध्यम से भी। दूसरा आता है जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब नेचुरल जो ये पोर स्पेसेस होती हैं इन जियोलॉजिक फॉर्मेशंस में, वो एक रिजर्वॉयर का काम करती हैं जहाँ पे लंबे वक्त तक कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सकता है। और तीसरा ज़मीनी, दैट इज टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब बहुत भारी मात्रा में कार्बन को सॉइल्स के अंदर, वेजिटेशन के अंदर भी स्टोर किया जाता है, जो कि हमारे नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं। कार्बन का फिक्सेशन बढ़ना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, इसके अलावा स्लो डाउन होना या रिड्यूस होना डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का, या चेंजिंग लैंड यूज प्रैक्टिसेस, इनकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में कार्बन जो है इन सारे नेचुरल सिंक्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब जियोलॉजिक जो सिक्वेस्ट्रेशन है, ये माना जाता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है आने वाले टाइम में, कि अगर हम यहाँ पे कार्बन को स्टोर करें तो बहुत सही से स्टोर होएगा और भारी मात्रा में हमें मदद भी करेगा। ठीक, अब देखिए जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन ट्रैपिंग मैकेनिज्म को समझना हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि हमने तीनों चीज़ों को समझा। तो अब ये वाले में पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसका हम समझते हैं कि किस तरीके से इसमें ट्रैपिंग होती है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल पोर स्पेसेस होती हैं जियोलॉजिक फॉर्मेशन में, और वही रिजर्वायर का काम करती हैं लॉन्ग टर्म कार्बन डाइऑक्साइड के स्टोरेज में। अब यहाँ पे होता क्या है पहले समझिए। सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग। ये क्या होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं गैस के तौर पे एक लो परमिलेबिलिटी कैप रॉक, मतलब जो रॉक है, मान लीजिए जैसे एक नेचुरल गैस स्टोर होती है ना गैस रिजर्वॉयर में, उसी सेम तरीके से है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं जा सकती है ना, लो परमेबल होता है कैप रॉक, उसके अंदर क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग। दूसरा है सोल्युबिलिटी ट्रैपिंग, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया जाता है लिक्विड के साथ में। ठीक, लिक्विड के साथ मिला दिया, जैसे कि वाटर या ऑयल के साथ इसको मिला दिया, डिसॉल्व कर दिया। तीसरा तरीका है मिनरल कार्बनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है दूसरे मिनरल्स के साथ, फ्लूइड्स के साथ, ऑर्गेनिक मैटर के साथ एक जियोलॉजिक फॉर्मेशन में, और यहाँ से फॉर्म करती है एक स्टेबल कंपाउंड्स या मिनरल्स को, ज़्यादातर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स को बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ये अच्छी तरीके से आप अर्थ के सब सरफेस में स्टोर कर सकते हो इस हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग के माध्यम से और सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग के माध्यम से। यूजुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है स्टोर करने का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कार्बन सिंक का पढ़ेंगे, बट उसके पहले ज्ञानवर्धक बातें डू यू नो में दी गई हैं, समझ लीजिए। ये बताते हैं कि एशियन गोल्डन कैट ये प्रेफर करती है फॉरेस्ट का हैबिटेट इंटरस्प्रेड विद रॉकी एरियाज हो, एंड ये आपको ड्राई डेसिडियस, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। भारत के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप असम और अरुणाचल प्रदेश में पाएंगे, और IUCN स्टेटस के हिसाब से ये एशियन गोल्डन कैट नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्बन सिंक, उसको पढ़ते हैं। साथियों, ब्लैक और ब्राउन कार्बन के विपरीत
जिनकी वजह से एटमॉस्फेरिक ग्रीन गैसेस बढ़ती हैं, वही जगह पे जो ग्रीन और ब्लू कार्बन सेक्वेस्ट्रेट होते हैं, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, मतलब ये देखिए यहाँ पे समझिएगा, अनलाइक ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन दैट कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस, इसकी जगह पे ग्रीन एंड ब्लू कार्बन सेक्वेस्ट्रेट द एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस। जो ये ग्रीन और ब्लू है कार्बन है, ये वहाँ से क्या करती है, एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस को अपने में एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है ग्रीन और ब्लू। अब देखिए ग्रीन कार्बन क्या होता है पहले समझिएगा। साथियों, ग्रीन कार्बन एक ऐसा कार्बन है ये कार्बन रिमूव होता है बाय फोटोसिंथेसिस एंड ये स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर, सॉइल के अंदर, नेचुरल इकोसिस्टम के, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ग्लोबल कार्बन साइकिल का। साथियों, बहुत सारे प्लांट्स और ज़्यादातर क्रॉप्स बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है, मतलब कुछ वक्त तक के लिए ही ये जीवित रहते हैं। एंड बहुत सारा कार्बन ये आखिरी में जब अपने पास से भाई हर सीज़न में मान लीजिए ये ख़त्म हो जा रहे हैं, इनकी लाइफ ख़त्म हो जा रही है, तो जो अपने अंदर इन्होंने कार्बन स्टोर किया था वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं ना वो सारे प्लांट। तो अब ज़्यादातर बट होता क्या है कि ज़्यादातर जो फॉरेस्ट बायोमास है वो इकट्ठा हो जाता है, करता है कार्बन को, और वो दसियों सालों तक, इवन 100 सालों तक करता है। देखिए इस बात को समझिएगा, लाइन टू लाइन आप ऐसे भले नहीं समझ पाए रीज़न क्या बता रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं कि कुछ सीजनल प्लांट्स है ना, भले वो छोटे ही हैं, क्रॉप्स हैं, तो जितने भी छोटे हैं तो बहुत बार में ना, और वो कार्बन तो ले ही रहे हैं अपने अंदर, एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मान लीजिए जो साइकिल है जीवित रहने का, मान लीजिए 1 साल ही है, तो 1 साल है, 2 साल है, जो भी है, 100 साल बाद वो पेड़ मर गया तो उसमें से कार्बन रिलीज हो गया और एटमॉस्फेयर में आ गया। लेकिन जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जंगल के अंदर इतनी तथा होती है कि कार्बन को दसियों साल या 100 सालों तक खुद में स्टोर कर सकता है। फटाफट तो जंगल अपने आप तो ख़त्म नहीं होता। और समझिएगा, फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत लार्जेस्ट अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब लार्जेस्ट नहीं, लार्ज अमाउंट रखते हैं रिलेटिवली, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, टिपिकली सेवरल डिकेड्स में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर आप वृक्षारोपण करोगे, दैट इज़ एफॉरेस्टेशन करोगे, रिफॉरेस्टेशन करोगे, तो इससे आप बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को कुदरती तरीके से बढ़ा सकते हो। तो ये तो हो गया ग्रीन कार्बन। अब आया ब्लू कार्बन। साथियों, ब्लू कार्बन का मतलब कि कोई कोस्टल, एक्वेटिक और मरीन कार्बन सिंक जिसे करा जाता है बाय इंडिकेटिव वेजिटेशन, मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड सेडिमेंट्स के माध्यम से। खासकर इन पर्टिकुलर कोस्टल इकोसिस्टम जैसे कि टाइडल मार्शेस, मैंग्रोव्स और सी ग्रासेस वगैरह, वो कार्बन को एटमॉस्फेयर से हटाती हैं, और ओशन जो है इसे स्टोर, ओशन वगैरह भी तो मतलब कार्बन को ये एटमॉस्फेयर और ओशन से हटाने का काम करती हैं, ये जो आपकी मैंग्रोव्स, मार्शेस, सी ग्रासेस हैं, और स्टोर करती हैं इन्हें प्लांट के अंदर, डिपॉजिट करती हैं इट इन द सेडिमेंट जो कि इनके नीचे है ना, नेचुरल प्रोसेस से काम होता है। तो ये जो कोस्टल का इकोसिस्टम है ये बहुत अच्छा है कार्बन को स्टोर करने में, और हर एक स्क्वायर माइल इन सारे सिस्टम का ये कार्बन को हटाता है एटमॉस्फेयर से और ओशन से बहुत ही हायर रेट से, हर एक स्क्वायर माइल जो मैच्योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का होता है उससे, उसके कंपैरिजन में। और समझिए, कोस्टल इकोसिस्टम ये आपको ऐसा भी मिलेगा जो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी कार्बन की यहाँ पे इसकी मिलेगी आपको इन ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट्स में, मतलब 5 गुना ज़्यादा कार्बन होता है बहुत सारे टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में। तो आप समझिए कि ओशन, ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इकोसिस्टम आपको हर एक कॉन्टिनेंट में मिलेगा एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। तो अब बात आती है कि क्यों आखिरकार ये ब्लू कार्बन इतना इंपॉर्टेंट। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है ना, ब्लू मतलब ये कोस्टल एरिया, पानी वानी की बात समझ में आ रही होगी, ग्रीन मतलब फॉरेस्ट की बात समझ में आ रही होगी। तो ये दोनों चीज़ें समझ गए, इतना कुछ डिफिकल्ट बात तो है नहीं। तो अब बात आती है कि आखिर आप देख लीजिए यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगी हुई है ना, तो फोटो से आप इजीली चीज़ें समझ पाओगे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, पर उसके पहले आपको ये तो बता दें कि क्यों आखिरकार ये ग्रीन कार्बन या ब्लू कार्बन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम ब्लू कार्बन की इंपॉर्टेंस आपको ज़रा डिटेल से समझाते हैं कि क्यों इतना ब्लू कार्बन, इतना इसका इकोसिस्टम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, इसमें समझिएगा कि जो डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन है, मतलब जो ये
ख़त्म हो रही हैं चीज़ें से रोकता है, और साथ में जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसका रिस्टोरेशन प्रमोट होता है। और ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसे रोकना है तो। साथियों, कोस्टल इकोसिस्टम जो मैंग्रोव्स का है, टाइडल मार्शेस का है, सी ग्रासेस का है, ये कुछ सबसे ज़्यादा ऐसे हैं जो फटाफट से हमारे अर्थ के इस नेचुरल सिस्टम से ख़त्म होते जा रहे हैं। आपको मालूम है, जब ये ख़त्म हो गए ना तो समझिए सिक्वेस्ट्रिंग होगी नहीं कार्बन की, बट बात ये भी होगी कि इनके अंदर जो कार्बन स्टोर है वो भी एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, और एक नया सोर्स यहाँ पे कार्बन एमिशन का ये बन जाएगा, और ये क्लाइमेट चेंज में कितना ज़्यादा जो है वो नुकसानदायक होगा। तो ये है यहाँ पे कहानी। अच्छा, तो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव क्या लिया गया, थोड़ा इसके बारे में समझाती हूँ। साथियों, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव यह सब पहला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था जिसमें सब लोगों ने मिल के एक साथ ग्लोबल एजेंडा लिया था कि हम फोकस करेंगे मिटिगेट करने में क्लाइमेट चेंज को, कैसे, थ्रू द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन करके कोस्टल मरीन इकोसिस्टम का। साथियों, अब इसके ही आगे हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगर आपको बताएं तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल, दैट इज CI, जो कि इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ यूनियन, IUCN, ठीक है, और साथ में इंटर गवर्नमेंटल ओशनिक कमीशन, दैट इज IOC, जो ये तीनों ही हैं यूनेस्को के, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं सरकारों के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ, पूरे ही विश्व की, जिसके माध्यम से ये लोग ऐसी मैनेजमेंट अप्रोचेस डेवलप करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इनिशिएटिव, उसके अलावा कुछ पॉलिसी मैकेनिज्म, जिससे इस बात को इंश्योर करा जाए कि प्रॉपर कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन हो कोस्टल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम का। इसके अलावा ये इसलिए भी काम कर रहे हैं जिससे लोकल और नेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स आपस में आए और ऐसी पॉलिसी और रेगुलेशंस बनाएं जिससे कोस्टल ब्लू कार्बन कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग को सपोर्ट मिल सके। साथियों, इसके अलावा ऐसे तरीके भी लाएं फॉर कोस्टल कार्बन अकाउंटिंग के, डेवलप करें इंसेंटिव मैकेनिज्म जैसे कि कार्बन पेमेंट स्कीम, जिससे किसके लिए, फॉर ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट्स के लिए, और इम्प्लीमेंट करें प्रोजेक्ट्स को अराउंड द वर्ल्ड जो दिखाएं फिजिबिलिटी को कोस्टल ब्लू कार्बन अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और इंसेंटिव अग्रीमेंट्स के। इसके अलावा सपोर्ट करें साइंटिफिक रिसर्च को इनटू द रोल एंड इम्पोर्टेंस को कोस्टल ब्लू इकोसिस्टम की फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन आया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्बन क्रेडिट का, बट उसको करने से पहले आपको ज्ञानवर्धक बातें एक डू यू नो बॉक्स में दी गई हैं, उसके बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, बता रहे हैं कि जो सीड्स होता है फाइटेलिफास मैक्रोकार्पा का, ये इन द फैमिली ऑफ एरिकैसे कॉमनली, जिसे हम लोग आइवरी नट या तगुआ कहते हैं, पाम ट्री कहते हैं, तो पाम ट्री से आप समझ गए होंगे। ये एक चीफ सोर्स है वेजिटेबल आइवरी का, एक्सटेंसिवली यूज़ करा जाता है एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे फॉर ट्रू आइवरी, और इसे यहाँ पे निकाला जाता है, यूज़ करा जाता है बटन को बनाने में, चेस पीसेस को बनाने में, पोकर चिप्स, डाइस, नॉब्स, इनलेस, बिलियर्ड बॉल्स, टॉयज़ को बनाने में। साथियों, मेट्रोजाइलिन एमिकैरम in the Ericaceae family can likewise be used for these purposes। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्बन क्रेडिट का। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझिएगा। होता क्या है, कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है या एक परमिट कह लीजिए, जो आपको राइट देता है कि आप 1 टन कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो भी गैस है उसे आप एमिट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, समझे आप इस बात को। मतलब एक कार्बन क्रेडिट क्या करेगा, एक कार्बन क्रेडिट ये आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो भी कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो भी गैस है आप उसे एमिट कर सकते हो। और ये एक आपको ट्रेडेबल सर्टिफिकेट की एक परमिशन, एक परमिट के तौर पे आपको मिला है।
ठीक है ना। अब आप कहोगे क्या होता है, कितना, एक कार्बन क्रेडिट मेरे पास है तो कितना होगा, एक कार्बन क्रेडिट इक्वल्स टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या कुछ मार्केट में कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैस को भी मान लेते हैं। ठीक, तो अब बात आई तो मैम ये कार्बन क्रेडिट कैसे लिया जाता है, क्या खरीदा जाता है, कैसे लिया जाता है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो 1 टन या उससे कम कार्बन को प्रोड्यूस करती है या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैस को प्रोड्यूस करती है देन द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कार्बन एमिशन अलाउड फॉर इट्स आउटफिट या एक्टिविटी, उसको मिल जाता है कार्बन क्रेडिट। अब इसको और सही से समझिएगा तो आपको समझ आएगा। मान लीजिए कि आप कोई भी एक इंडस्ट्री है ना, वो आपको अलाउ करती है कि आप 10 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तक निकाल सकते हो। समझिएगा गौर से मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक कोई आपकी इंडस्ट्री है, किसी भी फील्ड की है ना, एक पर्टिकुलर नहीं लेते, और उसमें अलाउ करा गया है कि आप 10 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हो। अब आपने क्या करा, आपने कुछ अपने ऐसे मैकेनिज्म या ऐसी कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी और आपकी कोई भी माध्यम से आपके यहाँ जो रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैस, वो 8 ही टन हो रही है। तो आपके पास 2 टन बच गए। अब ये 2 टन आप बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो इन 2 टन कार्बन क्रेडिट का, किसको, कोई ऐसी इंडस्ट्री को जो सपोज करिए उसको 10 टन तक अलाउ था फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब उसको 12 टन तक वो रिलीज कर रही है, तो वो क्या करेगी, इस 2 टन को कहाँ से लेगी, तो वो 2 टन को इस इंडस्ट्री आप उसको बेच सकते हो। ये तो आपको ये इस तरह से आप अर्न कर पाओगे। कैसे, जब आप कम रिलीज करोगे तो आप अर्न कर पाओगे कार्बन क्रेडिट को। तो आप कहेंगे मैम समझ तो आ रहा है, और मैं ये भी समझ जाऊंगा या जाऊंगी कि अगला आप टॉपिक क्या कह रही हैं। कह रहे हैं कि किस तरीके से ये मदद करेगा हमें, ये जो कार्बन क्रेडिट का सिस्टम है, हाउ डज इट हेल्प। देखिए, कंट्रीज ने साइन करा क्योटो प्रोटोकॉल को अंडर द UNFCCC के तहत, जिसमें साफ लिखा था कि गैस के एमिशन नॉर्म्स और उनकी कंपनीज जो भी तो इतने इतने करना है, ये 2012 तक होगा। ऐसे केसेस में कंपनी के पास 2 तरीके थे अपने कार्बन एमिशन को कम करने के। एक तो ग्रीन हाउस गैसेस को ही कम कर दो, कैसे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके या इम्प्रूव करके आज की टेक्नोलॉजी को, ताकि हम नए नॉर्म्स लाएं एमिशन ऑफ गैसेस के। और दूसरा कि हम डेवलपिंग नेशंस के साथ टाई अप कर लें और उनको मदद करें नई टेक्नोलॉजी को सेटअप करने में जो इको फ्रेंडली हो। इससे मदद मिलेगा डेवलपिंग कंट्री को और उसकी कंपनीज को कि वो अर्न कर सकती होंगी क्रेडिट्स को। और इन क्रेडिट, जो क्रेडिट है, ये एक परमिट के तौर पे काम करेंगे उस कंपनी के कि वो ग्रीन हाउस गैस को अपने देश के अंदर एमिट कर पाएगी। हालांकि सिर्फ एक पोर्शन कार्बन क्रेडिट का किसी कंपनी के डेवलपिंग कंट्री में वही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो उस कंपनी के जो कि डेवलप्ड कंट्री की होती है। तो अब बात आती है कहानी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री की। देखिए, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया और चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं, ये है कि भाई हो सकता है कि ये बहुत बिगेस्ट सेलर निकले, जो कार्बन आज भी USA, UK इनमें बहुत कार्बन रिलीज़ करती हैं यहाँ की जो कंपनीज़ हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं ये अपने यहाँ से चीज़ें बचा के कार्बन क्रेडिट जो कमाएंगी वो बेच सकती है और बहुत ही बड़ी सेलर बन सकती हैं इस कार्बन क्रेडिट की। और मालूम है यूरोप बहुत बड़ा बायर बनेगा इस कार्बन क्रेडिट का। और ये समझिए चाइना तो लार्जेस्ट सेलर रहा ही है इसका, है ना, बहुत मार्केट 70% तक मार्केट शेयर इसके हाथ में है। कार्बन दूसरी कमोडिटी में भी अब ट्रेड होने लगा है ऑन इंडिया के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है ये पहला ऐसा एक्सचेंज बना एशिया का जो कार्बन क्रेडिट को ट्रेड कर रहा था। तो ये है कहानी कार्बन क्रेडिट की। अब कार्बन ऑफसेटिंग क्या होती है साथियों? कार्बन ऑफसेट्स ये ऐसे क्रेडिट हैं, वो है फॉर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन मेड एट अनदर लोकेशन, जैसे कि विंड फार्म्स में, विच क्रिएट रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूस द नीड फॉर फॉसिल फ्यूल पावर्ड एनर्जी। समझिए बात को। कार्बन ऑफसेट क्या होते हैं? ये क्रेडिट्स होते हैं कि जब आप ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करते हो, ठीक है, जो बन रही है एट अनदर लोकेशन, जैसे कि विंड फार्म में आपने बना दिया, ठीक, और इससे क्या हो रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है और फॉसिल फ्यूल पावर्ड एनर्जी की ज़रूरत कम हो रही है।
तो कार्बन ऑफसेट्स ये क्वांटिफाइड और सोल्ड करे जाते हैं मेट्रिक टन में, मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के तौर पे इनको जो है इनकी क्वांटिटी को चेक किया जाता है। अब मान लो आपने 1 टन कार्बन ऑफसेट्स को खरीद लिया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे लेस देन 1 कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दैन देयर वुड अदरवाइज हैव बीन। और कार्बन ऑफसेटिंग ये ऑफन सबसे फास्ट तरीका है जिससे हम बहुत भारी मात्रा में कमी ला सकते हैं विद इन बिजनेस, मतलब यहाँ पे अचीव कर सकते हैं डीपेस्ट रिडक्शंस विद इन बिजनेसेस एंड बिजनेसेस एंड इट ऑफन डिलीवर्स एडेड बेनिफिट्स भी देता है ये प्रोजेक्ट साइट पे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग और एजुकेशन। अब देखिए, फॉर अ कार्बन ऑफसेट टू बी क्रेडिबल ये बात होना पड़ेगा, अगर भाई ये चाहिए आपको तो इट मस्ट मीट असेंशियल क्वालिटी क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा, जिसमें इंक्लूडिंग प्रूफ, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि दैट इट इज़ एडिशनल, मतलब यहाँ पे एमिशन आपने कम किया है और जो एमिशन कम किया है वो would not have occurred without the carbon finance, that it will be retired from the carbon market so it cannot be double counted, एंड दैट इट एड्रेसेस इशूज़ जैसे कि परमानेंस वगैरह का, है ना, इट डिलीवर्स द रिडक्शंस, इट जो इसने कहा है वो, और मतलब परमानेंट चीज़ है, और लीकेज द एमिशन रिडक्शन इन वन एरिया डजंट कॉज एन इंक्रीज इन द एमिशन समवेयर एल्स। तो हर चीज़ को ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे एमिशन कम हुआ तो उसकी वजह से कहीं और नहीं बढ़ रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पे हमने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ली है जिससे जो है कार्बन एमिशन पूरी तरीके से कम हुए हैं, और हमने फॉसिल फ्यूल का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल उसको चेंज कर दिया है। तो अब बेसिकली जो हम आम और क्या कहते हैं इजी शब्दों में समझेंगे तो समझिए, कार्बन ऑफसेटिंग इज़ अ कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म दैट अलाउज बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स टू कंपनसेट फॉर देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और ये कैसे होता है? ये वर्क होता है बाय सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स जिनके माध्यम से रिड्यूस, अवॉइड या रिमूव होते हैं एमिशंस कहीं भी। तो कार्बन ऑफसेट क्या है? ये ऑफसेटिंग तो समझ गए, और कार्बन ऑफसेट क्या है? कार्बन ऑफसेट ये क्रेडिट होते हैं दैट पीपल या ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं डिक्रीज करने के लिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को। तो जब नंबर ऑफ कार्बन ऑफसेट क्रेडिट लिए जाते हैं और अगर वो इक्वल हों टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के कार्बन फुटप्रिंट के बराबर, तो वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन कार्बन न्यूट्रल हो जाता है। कि मतलब उसने जितना लिया उतना ही निकाल दिया, तो मतलब सिंपल सी बात क्या हुआ कि वो कार्बन न्यूट्रल है, मतलब उसने कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करा है, अपने यहाँ कुछ इंक्रीमेंट नहीं करा है, जितना लाया उतना दे दिया। तो अब इसको आप कैसे पा सकते हो? किताब में नहीं लिखा है, लेकिन एक आपको बता दूं कि जैसे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करके, कार्बन स्टोरेज को बढ़ा के, है ना, जैसे लैंड रिस्टोरेशन या प्लांटिंग ट्रीज करके। अब इसका कुछ एग्जाम्पल और समझ लिया जाए। एग्जाम्पल में बात क्या कि बिजनेस A1 है, ये मान लो कम नहीं कर पा रहा है 100 टन्स अपने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को शॉर्ट टर्म में, और यहाँ पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट है किसी विश्व के हिस्से में जो कि आराम से 100 टन को ईजिली जो है वो कम करे ले रहा है। बट ऐसी जो दूसरा प्रोजेक्ट है इसको कैश की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिया की कम्युनिटी है, वो स्वैप कर सकती है फ्रॉम कार्बन इंटेंसिव केरोसिन एज एन एनर्जी सोर्स टू सोलर पैनल से, बट सोलर पैनल खरीदने के भी पैसे नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? क्या है कि भैया हमारे पास, हमें पता है कि हम कम कर ले जाएंगे, हमारे यहाँ सन वन सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए पैसे नहीं है जिसके माध्यम से हम इस कार्बन या ऐसी ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकें, है ना। अब देखिए, अब जब कार्बन ऑफसेट परचेज कर लिया तो इससे क्या होगा कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हो, सब्सिडी के तौर पे सब्सिडाइज कर रहे हो कॉस्ट की, जिससे माध्यम से सोलर पैनल्स को आप लोगों घर पे लगा सकते हैं, और इसके माध्यम से आप अपनी 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सेव कर ले रहे हो। समझ रहे हो इस बात को क्या हम कहना चाहते हैं? देखो फिर गौर से समझो, तो मैं समझाती हूँ। मानो ये बिजनेस है ना, इजी समझा के रहूँगी, ऐसा नहीं होगा लाइन होगा। ये बिजनेस है, अब इसको अपने यहाँ पे 100 टन कार्बन को कम करना है, बट ये कम नहीं कर पा रहा,
वही जगह विश्व के किसी कोने में, सपोज करिए यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ, इंडिया में हो क्या रहा है कि भाई कोयला जला के खाना पक रहा है सपोज। अब ये बहुत सारे और चीज़ों से, या एनर्जी मान लीजिए यूज़ हो रही है, लाइट वाइट जल रही है। अब इंडिया के अंदर सन की कमी तो है नहीं, सूरज देवता की, और अगर हम यहाँ पे सोलर पैनल लगवा दें तो इसके माध्यम से हम ये जो निकल रही है यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस, उसको हम किसी तरह से कम कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इतने सारे सोलर पैनल लगवाने के इतने महंगे पैसे ही नहीं हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। अब चूंकि जो भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती कहीं से भी, वो टहलती तो पूरे विश्व के अंदर ना, तो पूरे विश्व में अगर हम किसी माध्यम से इतनी टन ऑफ इतनी टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या इक्विवेलेंट गैस कम कर दें तो बात बराबर हो जाएगी, चाहे हम ये अपने आप से कम करें या कहीं और कम करा दें। तो हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स को दिया और इसके माध्यम से यहाँ के लोगों ने इस सोलर प्लांट को लगवाया और सस्ते दामों में लगवाया। और अब क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे तो हमने कम कर ली ना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 100 टन से, तो कैश के माध्यम से हमने कम कर दिया ये काम हो गया ना, तो ये सक्सेसफुल हो गया बिजनेस। तो बिजनेस जो है अब ये वाला, इसलिए इसने क्या करा, ग्लोबल नेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 100 टन से कम कर दिया और इससे फ़ायदा हुआ बिजनेस A1 को। ठीक है, इसने हेल्प करा, फैसिलिटेट करी एक स्टेप इन द लोकल टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग मार्केट। ठीक है, ये भी हुआ, टेक्नोलॉजी भी पहुंचा दी और अपना काम भी हो गया। समझ आ गई बात? हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कार्बन टैक्स। देखिए, कार्बन टैक्स के अंदर ना अच्छा खासा पोटेंशियल है कि एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है टू द कैप एंड ट्रेड मेथड का जो करेंटली यूज़ करा जा रहा है बाय द प्रोटोकॉल। अब देखिए, ये जो टैक्स है ना, ये बेस्ड है ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन जो कि आप फ्यूल में पाते हो, जैसे कि कोल वगैरह जैसे फ्यूल में। इस टैक्स को लगाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इससे कम से कम फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाए। टैक्स लगेगा तो कम यूज़ होगा, होपफुली ये इंसेंटिव के तौर पे काम करेगा टू यूज़ द अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब देखिए, अगर कार्बन टैक्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो ये धीमे धीमे एक लो अमाउंट से शुरू करें और वक्त के साथ साथ बढ़ाएं ताकि इंडस्ट्री अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी को और बढ़िया से डेवलप कर सके। साथियों, अगर मैं 5 आपको मेन रीजंस बताऊं कि क्यों कार्बन टैक्स को बढ़िया है और ये बेनिफिशियल साबित होगा दैन द कैप एंड ट्रेड मेथड, तो आइए समझाते हैं। सबसे पहला तो प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब ये टैक्स मदद करेगा प्रिडिक्ट करने में एनर्जी के प्राइजेस को, जो हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स को मदद करें इन एनर्जी एफिशिएंसी और ऑल्टरनेट फील्ड्स में भी। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन। साथियों, एक कार्बन टैक्स अगर लाया जाए तो ये मतलब आप जल्दी से इसको लागू कर सकते हो, है ना, लीगल तरीके से, दैन जो कैप एंड ट्रेड मेथड है उसके कंपैरिजन में। तीसरा, अंडरस्टैंडेबल है, सीधा है कि आप यहाँ पे मतलब लोग, हर एक आदमी समझ सकता है कि भाई कार्बन इतना यूज़ कर रहे हैं इसलिए टैक्स लग रहा है ना। और लैक ऑफ मैनिपुलेशन, सीधी सीधी बात है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स के पास कम चांस होगा मैनिपुलेट करने का एक कार्बन टैक्स को, बिकॉज इतना सिंपल है, सभी को पता है इसका मतलब क्या है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में तो आदमी बेवकूफ़ बना सकता है ना। और रिबेट्स, मतलब लाइक दूसरे टैक्सेस के फॉर्म की तरह कार्बन जो टैक्स है ये ओपन होगा, रिबेट भी मिलेगी इससे पब्लिक को। अब बात आती है इंडिया की पोजीशन क्या है कार्बन टैक्स को लेके। साथियों, इंडिया ये WTO चैलेंज लेकर आएगा अगेंस्ट एनी कार्बन टैक्स दैट रिच countries impose on Indian imports। समझिए, इंडिया will bring WTO challenge against any carbon tax that rich countries impose on Indian imports। और if they impose such a tax, अगर ये ऐसा टैक्स लगाती हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें लेके जाएंगे WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम में और हम डील करेंगे इससे थ्रू हार्ड नेगोशिएशन। जैसे कि ऐसे जो बैरियर्स होंगे ना, वो are not going to be WTO compatible and we will fight it, ऐसा मिनिस्टर ने कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के। दोनों ही US और यूरोपियन यूनियन
ने डिस्कस करा पॉसिबिलिटी इम्पोज करने की टैरिफ्स को या दूसरे फॉर्म ऑफ बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट को ऑन गुड्स जो इंपोर्ट करा जाता है उन कंट्रीज से विद जहाँ पे टैक्स रेगुलेशन है ऑन ग्रीन हाउस एमिशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जियो इंजीनियरिंग का। देखिए आज के टाइम पे तो ये अभी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि हम इस तरीके से चीज़ें मॉडिफाई करें और अर्थ के एनवायरनमेंट को कूल करें, ठंडा करें, जिससे इन्वायरमेंटल डैमेज कम हो और इस बात को अवगत कराएं कि क्लाइमेट चेंजेस इसी तरह से हों जिससे ये प्लैनेट हमारा रहने के लिए बढ़िया रहे। Hosting parasols, placing mirrors in the space, whitening the stratosphere with sulfate aerosols, whitewashing building roofs जिससे sunlight reflect हो, या flinging iron fills into the ocean ताकि कार्बन गल्पिंग और एल्गे आर कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे जियो इंजीनियरिंग के जिससे हम ये चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इनमें अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात बताती हूँ। दोस्तों ये 2007 में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट। उद्देश्य ये था कि हम यहाँ पे एक आर्क ऑफ ट्रीज जो करीब 7000 किलोमीटर्स तक चलते चले जाएंगे, इतने पेड़ों को जो है वो प्लांट करेंगे अक्रॉस अफ्रीका। और ये कहाँ से होगा? फ्रॉम सेनेगल अलोंग द अटलांटिक ऑल द वे टू जिबूटी तक ऑन द गल्फ ऑफ एडन, ताकि सहारा डेजर्ट बढ़ने से जो साउथ तक फैलने से रोक की जा सके। तो अब यहाँ पे जियो इंजीनियरिंग की बात करें तो किस तरह से ये काम करेगी इसको समझाते हैं। यहाँ पे कुछ 5 बड़े प्लान्स की बात करते हैं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। पहला, कॉपी अ वॉल्केनो। दोस्तों एक वॉल्केनिक इरप्शन है ना जो होता है, ये बहुत मिलियन टन्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जिससे ऐसे बादल बन जाते हैं, क्लाउड बनते हैं जो कुछ तरह का सन का रेडिएशन रोक देते हैं। तो अगर बाय इंजेक्टिंग द एटमॉस्फेयर विद सल्फर, अगर हम सल्फर एटमॉस्फेयर में डालेंगे तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि सेम तरीके से सोलर रेडिएशन को रोकेगी और इससे एटमॉस्फेयर ये जो प्लैनेट है वो कूल होगा। ये सारी ड्रॉपलेट्स, ये जो मतलब वो दोज ड्रॉपलेट्स आर पर्टिकुलरली गुड एट स्कैटरिंग द सनलाइट्स बैक, ये वापस स्पेस में सनलाइट भेजने में मददगार साबित भी होंगी। एंड क्योंकि सल्फर गर्म नहीं करता स्ट्रेटोस्फेयर को एज मच एज बाकी सारे एरोसॉल्स के कंपैरिजन में, तो ये कूलिंग इफेक्ट के इट वुड नॉट वर्क अगेंस्ट द कूलिंग इफेक्ट। अब हाइड्रोजन सल्फाइड ये इवन बेटर कैंडिडेट है एटमॉस्फेरिक सीडिंग के लिए दैन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक अच्छा इसका जो है वो ऑल्टरनेट के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? शूट मिरर्स इनटू स्पेस। देखिए अब क्या है, हम अगर मान लीजिए डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं इनफ सनलाइट को, है ना, ताकि क्लाइमेट उसी जैसी बन जाए जैसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे थी, तो जियो इंजीनियर का ये प्लान है कि हम मिरर्स को लॉन्च कर दें। ग्रीन लैंड जितना बड़ा है ग्रीनलैंड, हाँ, उतने साइज के मिरर को लॉन्च करें और स्टैटिकली उसको कहाँ पोजीशन करें, कहाँ लगाएं? इन बिटवीन प्लैनेट और सन के बीच में। तो टूंग 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 सब सारी एनर्जी चली जाएगी वापस। ठीक, अब तीसरा है सीड द सी विद आयरन। ये क्या है? देखो साइंटिस्ट ने ये भी सजेस्ट करा कि जो आयरन होता है ये इम्पॉर्टेंट है जिससे टू टर्न थिंग्स अराउंड। देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए विच ड्वेल नियर द सरफेस, वो भी आयरन प्रीफर करते हैं। दे आर ऑल्सो अडेप्ट एट पुलिंग कार्बन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, ये कार्बन भी खींच लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जब ये मरते हैं अबाउट 60 डेज के, तो कार्बन जो ऑर्गेनिज्म में अंदर होता है वो एकदम से जो है वो कहाँ चला जाता है? फॉल कर जाता है ओशन के नीचे, बॉटम ऑफ द ओशन में। तो बाय पंपिंग आयरन इनटू द सी, जब आप आयरन डालोगे तो इससे क्या होगा कि इससे फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेंगे बहुत तेज़ी में, और साइंटिस्ट का ये मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग इससे रिवर्स हो सकती है। चौथा तरीका जो है वो है वाइटन द क्लाउड्स विद विंड पावर्ड शिप्स। क्या कर दोगे आप? देखो साइंटिस्ट की ये उम्मीद है कि वॉल्केनो के इरप्शन की तरह ही जो क्लाउड का टॉप वाला हिस्सा है वो भी रेडिएट करता है,
हाँ, सोलर रेडिएशन को। तो अगर हम बहुत सारा समुद्र का पानी सी वाटर स्काई में छिड़क दें बाय विंड पावर्ड रिमोटली एक्टिवेटेड शिप्स, जिससे क्लाउड और वाइट हो गए हैं, तो वाइट इन द क्लाउड, एंड इससे भी क्या होगा, जब सफ़ेद चीज़ होती है तो विंड, ये जो सोलर रेडिएशन है वो भी वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। पांचवा कि बिल्ड फेक ट्रीज। अब आर्टिफिशियल ट्री जो है ना, ये एक स्केल डाउन वर्जन है। पुराना जो प्रोटोटाइप बना था ना, कैपेबल है ये कैप्चर करने के लिए टनों कार्बन का एटमॉस्फेयर से पर डे। अब क्या करो आप, अगर आप पैनल कवर करो सरफेस ऑफ द ट्री को, पैनल जो कवर करे सरफेस को ट्री के, विच वुड नीड टू बी अबाउट 50 स्क्वायर मीटर के हों, और ये एक एब्जॉर्बेंट रेजिन से बने हों जो रिएक्ट करे विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और ये उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दे। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक फर्नेस फिल्टर से भी, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है ना कि पार्टिकल्स को निकाल लेता है एयर से। तो जो पैनल हो या जो बॉक्सेस हों, इन्हें रिमूव करा जाए और एक्सपोज करा जाए 103F स्टीम पे, और इससे क्या होगा कि ये इफेक्टिवली फिल्टर को फिर से क्लीन कर देगा। अब जो केमिकल रिएक्शन होगा इसका स्टीम के साथ में, है ना, ये causes the solid to release the carbon it has captured। जो सॉलिड, जो कार्बन ने रिलीज कर, कार्बन ने जो, मतलब इस सॉलिड ने जो कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा है वो रिलीज कर देगा, और विच कैन देन सीज एज लिक्विड CO2। ठीक है, फिर उसको लिक्विड CO2 के तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाए। बट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से निकालना, ये समझ लीजिए एक जंग के बराबर ही है ना। आफ्टर इट मस्ट बी स्क्विटर्ड और परमानेंटली ट्रैप। अब देखिए किस तरीके से सेक्वेस्ट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ये कमर्शियली यूज हो सकती है। अब एब्जॉर्ब कर ली, इकट्ठा कर ली, कहीं पे स्टोर कर ली कार्बन डाइऑक्साइड, तो कमर्शियल उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको मालूम है हॉर्टिकल्चरलिस्ट को भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है ग्रीन हाउसेस के अंदर फॉर प्लांट्स टू यूज़ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये खरीद लेंगे। इवन ड्राई आइस का जो प्रोडक्शन होता है वो भी इससे होता है। नए नए तरीके के प्लास्टिक या कंक्रीट को बनाने में इसका यूज़ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से बन सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी तो हैं। नुकसान ये है कि साइंटिस्ट को कोई आइडिया नहीं है कि इससे कुछ भाई एक बार जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू हो गए तो पता नहीं, हो सकता आगे काम आए या बेकार भी हो। जियो इंजीनियरिंग ट्रीट करती है सिम्टम को ग्लोबल वार्मिंग के, एंड ये बहुत ही अभी कम एफर्ट्स इसमें लिए जा रहे हैं ना हमें रूट कॉज को पता करने में। लोगों का ये फील, मतलब ऐसा मानना है एज दो दे डोंट नीड टू रिड्यूस देयर पर्सनल कार्बन एमिशन एंड कंपनीज में कंटिन्यू टू कंडक्ट बिजनेस एज यूजुअल। एक्सपेक्ट करती हैं कि रिसर्चर्स तो क्लीन कर देंगे पूरा कूड़ा इनका। अच्छा, कॉस्ट मेंटेनेंस जो है जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की वो तो महंगी है। ऐसी ऐसी बातें आप बता रहे हो, सूरज के बीच में एक शीशा लगा दोगे तो महंगा तो होगा ही। तो बस यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा इंडिया और क्लाइमेट का चैप्टर है जो मैं बाद में कराऊंगी। कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सारे सोशल मीडिया लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये वीडियोस आपको फेसबुक में मिल जाएंगी। यू कैन फॉलो मी एवरी डैम वेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।